हेलो गाइस, मेरा नाम है मीतू और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद मी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, तो मैं चाहूँगी पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये पार्ट 2 अच्छे से समझ आ जाए। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अलंकार और शब्द अलंकार, और आज के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो चलिए अब हम देखते हैं अर्थालंकार की परिभाषा। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो इसकी परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं, तो उस अर्थ के आधार पर जब वो हमें कविता अच्छी लगती है या उसमें कोई चमत्कार होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यहाँ पर हम कविता की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं और इनके प्रकार का भी विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार। तो अब हम एक एक करके इन सभी अलंकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे, जिससे कि आपको ये अलंकार अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम अपने पहले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उपमा अलंकार। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण भी दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, फिर हम इसके समझेंगे उदाहरण। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि जो उपमा शब्द है उसका अर्थ होता है तुलना, जिसे हम कहते हैं कंपेयर करना किसी चीज़ से। यदि हम किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से कंपेयर करें या उसकी तुलना करें तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो। मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि उपमा अलंकार को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। यदि आप उपमा अलंकार की पंक्तियों को पढ़ोगे तो उन पंक्तियों में आपको सा, सी, से, सम आदि शब्दों का उपयोग दिखाई देगा, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो। तो हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि जो सागर है उसकी तुलना हृदय से की गई है और इन पंक्तियों में हमें सा शब्द भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इन पंक्तियों में है वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है हमारा पीपर पात सरिस मन डोला। इन पंक्तियों में भी हम देख सकते हैं कि जो पीपर पात अर्थात पीपल का पत्ता है उसकी तुलना हमारे मन से की गई है, और दूसरा यहाँ पर सरिस में स वर्ड उपयोग किया गया है। तो इन दोनों चीज़ों से हम पहचान सकते हैं कि इन पंक्तियों में भी उपमा अलंकार का ही प्रयोग हुआ है। तो ये एक ट्रिक थी जिससे आप याद रख सकते हैं उपमा अलंकार को, कि जिन पंक्तियों में सा, सी, से, सम आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ें कंपेयर नहीं की जाती, हम कहते हैं कि वो चीज़ एग्जैक्टली वही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिससे कि आपको ये समझ आ जाए। अब जैसे कि हम किसी लड़की को कहें कि तुम दीपिका जैसी दिखती हो, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं
कि उस लड़की में दीपिका की तरह कुछ समानताएं हैं, तो वो दीपिका की तरह दिखती है। तो हम दीपिका की और उस लड़की की कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। परंतु हम कहें कि तुम दीपिका ही हो, अर्थात उस लड़की में कुछ ज़्यादा ही समानताएं हैं दीपिका जैसी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वही दीपिका है। हम उनकी तुलना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वही तुलना है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दीपिका और उस लड़की में कोई अंतर नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है कि अगर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो। तो उदाहरण देखते हैं हम। राम रतन धन पायो। अब इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि मैंने जो राम रत्न है वही धन के रूप में पाया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने राम रत्न जैसा धन पाया है, हमने बोला है कि जो राम रत्न है वही हमने धन के रूप में पाया है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है हमारा उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो इन पंक्तियों में भी जो उपमेय और उपमान है उनमें कोई अंतर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी हमारे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। चलिए। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा उपमान है वो नहीं होता है, तो हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं है पर हम उसको प्रस्तुत मान ले, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, हमारा जो उपमान है उसे हम मान रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मैं उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यदि किन्हीं पंक्तियों में मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, ज्यों आदि शब्द का प्रयोग आपको दिखाई दे, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर ये शब्द किन्हीं भी पंक्तियों में दिखाई दे तो वहाँ पर हमारा 100% उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि मानो, मनहूँ ये सब वर्ड इमेजिनरी के लिए उपयोग होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, किसी वस्तु उपमान की हम कल्पना करते हैं, क्योंकि वो प्रस्तुत तो होता नहीं है, तो हम अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लेते हैं। उदाहरण, नेत्र मानो कमल हैं। अब हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि जो हमारा मानो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है हमारा, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इन पंक्तियों में भी हम देख सकते हैं कि ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये ट्रिक आप याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगी अलंकार पहचानने के लिए। तो चलिए अब हम अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा का अर्थ है कि अगर हम किसी भी बात को बताने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलें तो वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जिनको हम थोड़ी सी बात बताते हैं लेकिन वो दूसरों को जाके वो बात बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो अगर किन्हीं पंक्तियों में कोई बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहाँ पर हमारे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ होता है। चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं ताकि आपको ये अलंकार और अच्छे से समझ आ जाए। तो हम इनकी पहले पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगी इसका अर्थ, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे इन पंक्तियों में बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी
उससे पहले ही सारी लंका जल गई और जो सारे राक्षस थे वो भाग गए। तो इन पंक्तियों का जब हम अर्थ देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि बातों को कितना बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि अभी तक हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और उससे पहले ही सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। तो कितना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो बीच में नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब अगर हम इन पंक्तियों का अर्थ देखें तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ी, तो राणा जी सोच ही रहे थे कि मैं घोड़े को उस पार कैसे ले जाऊं या घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। और जब तक वो सोच रहे थे उतने में ही घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि बातों को कितना बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि अभी बस राणा जी सोच ही रहे थे कि मैं अपने घोड़े चेतक को उस पार कैसे ले जाऊं, और तब तक वो घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो जब भी हम किन्हीं पंक्तियों का अर्थ निकालें और उन्हें हम देखें कि बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही होगी अच्छे से। तो चलिए अब हम अपने अगले और आखिरी अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और अनैतिक क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा में जड़ प्रकृति का अर्थ है हमारा पर्यावरण या हमारी प्रकृति। हमारी प्रकृति और पर्यावरण में आते हैं जैसे पेड़ पौधे, बादल, पहाड़, नदियाँ, ये सब हमारे पर्यावरण में आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। यदि इनमें से किसी पर भी मानवीय भावनाओं या क्रियाकलापों का आरोप हो तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जैसे कि हम कहें कि पेड़ झूम रहे हैं, तो एक तरीके से जो पेड़ है वो निर्जीव वस्तु है, तो वो झूम नहीं सकता। झूमते तो मानव हैं, इंसान हैं, लेकिन हम ये चीज़ पेड़ पौधों के लिए कह रहे हैं कि वो झूम रहे हैं, तो हम यहाँ पे मानवीय भावनाओं का आरोप कर रहे हैं पेड़ पे, तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है मेघ आए बड़े बन ठन के। तो इनमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे मेघ अर्थात बादल हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो बड़े बन ठन के आए हैं। अब जो हमारे बादल हैं वो बन ठन के आए हैं। अब बादल बन ठन के आए हैं का क्या अर्थ क्या है, यहाँ पर हम सोच सकते हैं ना कि जो बन ठन के हैं वो तो इंसान जाते हैं, मानव जाते हैं। अब बादल बन ठन के आए हैं तो हम यहाँ पर एक तरीके से बादलों पर इंसान मानवीय भावनाओं का आरोप कर रहे हैं, क्रियाओं का आरोप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दूसरा हमारा उदाहरण है अंबर पनघट में डूबो रही। तो यहाँ पर भी हमारे मानव क्रियाओं का आरोप हो रहा है, तो इनमें भी हमारा मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार जब भी किसी प्रकृति या पर्यावरण की चीज़ों पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी अलंकार अच्छे से समझ आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।